गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपके काम आती हैं, जिसमें सबसे पहली है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस आपका क्या होता है? धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले गुणधर्म को प्रतिरोध कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। तो देखो बेटा, रेजिस्टेंस आपके पास क्या होता है कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले गुणधर्म को ही प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरोध कहा जाता है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो ये आपके पास पहली डेफिनेशन। फिर है आपके पास चालकता। तो आपके पास जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकत्व कहलाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। उसके बाद है विशिष्ट प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध आपके पास क्या होता है? किसी पदार्थ के एकांक, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इकाई लंबाई का प्रतिरोध। किसी पदार्थ के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा इकाई के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। तो ये आपके पास रो अपॉन एल ए। तो ये जो रो है ये हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो ये आपके पास निकल जाता है क्या? विशिष्ट प्रतिरोध। फिर आता है आपके पास चालकता। तो चालकता के लिए हम लिख सकते हैं कंडक्टिविटी विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है।
ये आपके पास किसका डेफिनेशन हो गया, चालकता का। फिर आपके पास आता है अतिचालकता। अतिचालकता के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पदार्थ अतिचालकता, सुपर कंडक्टिविटी, धातु है, मिश्र धातुओं में एक निश्चित ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, तो ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ कहते हैं। तो बहुत सारी धातु और मिश्र धातुओं में एक निश्चित ताप पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता आपकी क्या हो जाती है, घटकर शून्य हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं। टेम्परेचर और यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध रो ले लो आप। तो इसके बीच में एक ग्राफ बनाएंगे, ये इस तरीके से हो जाता है। टेम्परेचर हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। किस में लेंगे, केल्विन में। तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन जाता है। तो ये आपके पास हो गया अतिचालकता। इसके बाद आपके पास आता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो ये कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनको हमें कंप्लीटली सीखना है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या जूल प्रभाव में क्या होता है, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रतिरोध के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिससे तार गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब आपकी विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय
प्रभाव। जैसे विद्युत मोटर चलाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो मोटर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। जैसे टोस्टर हो गया आपका, और भी आपके जो इलेक्ट्रिकल उपकरण हैं जो चलाने के पश्चात गर्म हो जाते हैं, इसका मतलब उन सब में विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव लगता है। इसके बाद है विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति कहलाती है। शक्ति बराबर कार्य बटेगा समय W/T। बहुत सी जगह F.dr/T भी हम इसका यूज करते हैं। मात्रक क्या हो गया, वाट। तो इस तरीके से यह आपके पास विद्युत शक्ति हो जाती है। कार्य करने की दर को ही हम क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटेगा समय, मतलब P बराबर W/T। W जो कार्य होता है वो बल इंटू विस्थापन का आदिश गुणनफल होता है, तो इस वाले सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। मात्रक आपके पास क्या हो गया, वाट। उसके बाद विद्युत सेल, इसके लिए लिख सकते हैं वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, विद्युत सेल कहलाती है। अब ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल क्या होगा, वह सेल जिसे सिर्फ एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है, अर्थात निरावेशन के पश्चात उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता। वह प्राथमिक सेल कहलाता है। तो ये आपके पास ऐसा सेल जिसे हम क्या कर सकते हैं, एक बार ही उपयोग में ले सकते हैं और निरावेशन के पश्चात उसको वापस चार्ज नहीं कर सकते, वो आपका प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल होता है। फिर है आपका द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में क्या होता है, वह सेल जिसे निरावेशन के पश्चात उन्हें आवेशित किया जा सकता है,
किया जा सकता है। उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तो वह सेल जिसे निरावशन के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल कहलाता है। इसके पश्चात हमारे पास जो अगली डेफिनेशन आती है वह है विद्युत वाहक बल। इसके बाद आता है आपका विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल होता है सेल द्वारा विद्युत वाहक बल। तो इसकी डेफिनेशन है सेल द्वारा एकांक धनावेश को परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो किसी भी परिपथ में जो सेल जुड़ा होता है उसके द्वारा एकांक धनावेश को परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसके बाद आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल के विद्युत अपघट्य के आयनों द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। तो जो आपके सेल के विद्युत अपघट्य पदार्थों के जो आयन होते हैं उनके द्वारा धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसे ही कहा जाता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। फिर है टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता के अंदर क्या है? टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ में एकांक
धनावेश को परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। तो बंद परिपथ में एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। फिर है आपके पास आदर्श शेल। वह सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, उसे आदर्श शेल कहते हैं। आदर्श शेल कहते हैं। फिर एक होता है मानक सेल। मानक सेल के अंदर क्या होता है कि इसका विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो सीधा सिस्टम है, वह सेल जिसका विद्युत वाहक बल सदैव नियत होता है, मानक सेल कहा जाता है। तो देखो बेटा, जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा वो तो आदर्श सेल, और जिसका विद्युत वाहक बल सदैव क्या होता है, नियत होता है, तो उसे हम कहते हैं मानक सेल। तो आज की इस क्लास में हमने जो हमारी विद्युत वाले चैप्टर से संबंधित जो परिभाषाएं थी उनके बारे में डिस्कस किया और उनको समझने का प्रयास किया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।